हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग एकदम शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। तो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए लेक्चर में। टॉपिक अपना चल रहा है बेटा यांत्रिकी। इसका लेक्चर नंबर है 3rd। मुझे उम्मीद है थर्ड लेक्चर है कि पहला और दूसरा लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा अगर आपने वो सिंसियरली देखा है। तो एक बार कमेंट में बताओ पहले दूसरे लेक्चर के लिए कि मजा आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया। अगर मजा आयो, आपने लेक्चर ध्यान से देखा है, क्वेश्चंस के साथ खेला है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे अपन ने। स्पेशली सेकंड लेक्चर में मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए थे, हमने क्वेश्चन आपको खेलने के लिए दिए थे। अगर आपको खेलने में मजा आया है तो एक बार कमेंट सेक्शन बेटा दिल से बना देना, ठीक है। फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो मुझे पता चलता रहता है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, और जब आप इंटरेस्ट लेते हैं, आप ध्यान से पढ़ते हैं, तो हम मोटिवेट होते हैं और पढ़ाने के लिए। चलिए स्टार्ट करें बच्चों। यांत्रिकी लेक्चर नंबर 3, 3rd लेक्चर है अपना। आज भी अपन मजेदार मजेदार सवाल करेंगे, ऐसे सवाल करेंगे जो बवाल मचाएंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा, अपन क्वेश्चन उठाते हैं ये वाला। पुली से संबंधित अपन ने पहले और दूसरे लेक्चर में क्वेश्चन नहीं किए थे, तो आज मैं पहला ही क्वेश्चन लेके आया हूं पुली का, कि पुली वाले क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, कैसे डील किया जाता है। स्टार्ट करूं दोस्तों। चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में सभी घिरनियां चिकनी तथा द्रव्यमानहीन हैं। जब निकाय को ब्राह्म अवस्था से छोड़ा जाता है तो गुटके 1 के सापेक्ष गुटके 2 तथा 3 के त्वरण क्रमशः 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर व 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की ओर है। गुटके 4 के सापेक्ष गुटके 3 का त्वरण 0 है। गुटका 4 के सापेक्ष गुटका 3 का त्वरण कैसा है? 0 है। गुटकों 1 व 2, 3 व 4 के निरपेक्ष त्वरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। 4 आपके पास गुटके हैं, गुटके मतलब ब्लॉक है। ये मैं डायग्राम थोड़ा सा करेक्ट कर दूं बेटा, यहां पर रस्सी नहीं होनी चाहिए और ना ही होगी, यहां पर भी रस्सी नहीं होनी चाहिए, ना ही है, ठीक है। ऐसा ये सिस्टम है। तो 1 2 3 4 आपके पास गुटके दिए हुए हैं, और इस टाइप के सवाल अपन क्लास में करते थे, बरोबर। लेकिन यहां पर कुछ और चीजें पूछी गई हैं, उनको भी अपन देखेंगे। तो इस टाइप के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो हमारा पहला स्टेप क्या होता था कि हम टेंशन बनाना स्टार्ट करते थे, ठीक है। तो चलिए यहां पर भी हम टेंशन बनाते हैं। यहां पर हमने टेंशन मानी कितनी? टी। यहां पर टेंशन कितनी मानी? टी। अब वही रस्सी घूम के यहां आ रही है तो यहां पर भी टेंशन कितनी होगी बेटा? टी होगी। अब बीच वाली रस्सी में टेंशन हो जाएगी बेटा 2t, और ये रस्सी इधर से घूम के आएगी, यहां पर भी टेंशन कितनी होगी बेटा? 2t ही होगी। अब देखो यहां 2t, यहां 2t, तो इस रस्सी में टेंशन हो जाएगा बेटा कितना? 4t, और यहां टेंशन 4t है तो वही रस्सी आगे जा रही है तो यहां पर भी टेंशन कितना होगा बेटा? 4t होगा। तो पहला स्टेप होता था मित्रों अपना कि हम टेंशन बनाएं। टेंशन बना ली, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब अपन क्या करते हैं? अब अपन बनाते हैं एक्सेलरेशन। तो हमने ऐसा माना कि जो पहला वाला ब्लॉक है वो ऊपर जा रहा है किसी एक्सेलरेशन a1 से। मैंने आपको बोला था कि एक्सेलरेशन की दिशा आप अपने मन से बना लो, एक्सेलरेशन की दिशा आप अपने मन से बना लो, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हमारे द्वारा मानी गई दिशा सही है। लेकिन सॉल्व करने के बाद अगर ए की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब है कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, एक्सेलरेशन निकाला है, उसका परिमाण तो सही है, दिशा विपरीत कर। हमने एक्सेलरेशन की दिशा कहां मान ली? इसके ऊपर, कि ऊपर जा रही है, ठीक है। ये सेकंड ब्लॉक है, हमने इसको भी ऊपर जाते हुए मान लिया किस एक्सेलरेशन से? a2 से। इसको हम मान लेते हैं नीचे आ रहा है किस एक्सेलरेशन से? a4 से। इसको हमने क्या किया? इसको भी नीचे आते हुए माना किस एक्सेलरेशन से? a3 से। a3 से, ठीक है। ये हमने दिशाएं मान ली। अब पहली इक्वेशन अपन क्या करते हैं? रिलेशन इन एक्सेलरेशन। जो a1 a2 a3 a4 है, ये इनके निरपेक्ष त्वरण है। निरपेक्ष मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम कह सकते हो आप। तो अब अपन क्या करेंगे? रिलेशन इन एक्सेलरेशन, त्वरण में संबंध, या इसको हम बाधित गति का समीकरण भी कहते थे, उसको बनाएंगे। तो समीकरण कैसे बनाते थे कि एक्सेलरेशन और तनाव का गुणनफल करते थे,
ए और टी दोनों सेम दिशा में तो गुणनफल पॉजिटिव लेते थे, अगर ए और टी विपरीत दिशा में तो गुणनफल अपन कैसा लेते थे बेटा, नेगेटिव। शुरू करें तो यहां पर देखिए टी भी ऊपर ए भी ऊपर, तो टी इंटू ए लिखना है तो 4t इंटू A1, 4t इंटू A1 प्लस का हम इसके लिए लिखें टी ऊपर ए भी ऊपर, तो अपन क्या लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे टी इंटू A2, यस सर। फिर हम इस ब्लॉक पर चलते हैं, टी ऊपर ए नीचे तो माइनस का टी इंटू A3, माइनस का टी इंटू A3, टी ऊपर है ए नीचे, यहां पर भी देखो बेटा टी ऊपर है ए नीचे है तो हम माइनस का 2t इंटू A4 लिख देंगे, 2t इंटू A4 लिख देंगे इज इक्वल टू 0, बराबर कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। ठीक है, अरे भाई वो वीडियो की लिंक है ना वो शेयर कर देना गरिमा मैम को, अगर नंबर नहीं हो तो सगुन भाई से ले लेना, ठीक है। अच्छा अब यहां पर टी 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 कॉमन आके कहां चला जाएगा, 0 में चला जाएगा, यस सर 0 में चला जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, तो यहां से हमारे पास बचा है बेटा 4A1 प्लस 2A2 सॉरी प्लस A2 माइनस A3 प्लस प्लस नहीं माइनस ही माइनस 2A4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक समीकरण हो गया दोस्तों, एक समीकरण मिल गया। हम एक ही समीकरण बना सकते हैं यहां पर बाधित गति का। अब इसके बाद हमें मान तो सभी निकालना, A1 A2 A3 A4, 4 अज्ञात है, तो एटलीस्ट हमें कितने समीकरण चाहिए, 4 समीकरण चाहिए, 4 समीकरण चाहिए। तो अन्य समीकरणों के लिए और जानकारी सवाल में दी गई है। सवाल में ये कहा जाता है, सवाल में ये कहा जाता है कि गुटका 1 के सापेक्ष, गुटका 1 के सापेक्ष गुटका 2 व गुटका 3 के त्वरण दिए गए हैं। तो अन्य समीकरणों के लिए बेटा हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। कहां चलते हैं बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पर। वो इसलिए कि अगर मैं इसी स्लाइड में आगे की कहानी सॉल्व करूंगा तो डायग्राम बहुत हौच पौच हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएंगी फिर चीजें। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कॉपी होके आ गई ना, यस कॉपी होके आ गई। अब देखिए अब आपको क्या जानकारी दी हुई है, अब आपको जानकारी दी गई है बेटा कि तो गुटके ए के सापेक्ष, गुटके ए के सापेक्ष, गुटका ए के सापेक्ष गुटका 2 व 3 का त्वरण। तो हम बेटा गुटका ए के सापेक्ष चल रहे हैं, हम कहां चल रहे हैं बेटा, गुटका ए के सापेक्ष। इसका मतलब हमें गुटका ए के ऊपर जाके बैठ जाना है। गुटका ए के सापेक्ष है ना, इसका मतलब बेटा हमें गुटका ए पे चल के बैठ जाना है। जैसे हम गुटका ए पे जाके बैठेंगे, ए का त्वरण खत्म, ए का त्वरण हम अन्य ब्लॉक को दे देंगे दिशा पलट के ए के सापेक्ष। अब ए के सापेक्ष इसकी बात करनी है 2 की और 3 की, तो हम 2 और 3 को ही देते हैं। ए का त्वरण कहाँ है, ऊपर, कहाँ है ऊपर, तो इसको दिशा पलट के देंगे, कहाँ हो जाएगा A1, कहाँ हो जाएगा A1, ठीक है। फिर अगर हम देखें इसको, इसके लिए देखें तो इसका त्वरण ऊपर था, दिशा पलट के देंगे तो कहां देंगे बेटा, नीचे देंगे A1, नीचे देंगे बेटा A1, ठीक है। ये स्लाइड अपन ने कॉपी कर ली थी, ये मैं मिटा देता हूं। अब देखो कहा क्या जाता है कि जो त्वरण है ए के सापेक्ष, अब ये डायग्राम ए के सापेक्ष है तो इसके पास बेटा ये 2 त्वरण हैं, इसके पास ये 2 त्वरण हैं और इसके पास भी बेटा ये 2 त्वरण हैं। अब आपको कहा जाता है बेटा कि ए के सापेक्ष 2 का त्वरण है वो एक है नीचे की तरफ, एक है नीचे की तरफ, तो बताओ A1 का वैल्यू ज्यादा A2 का, तो आप कहेंगे सर ये देखना ना, इधर A1 है, इसके पास नीचे A1 है, ऊपर कितना है सर A2 है, ऊपर कितना है A2, त्वरण कहाँ है नेट नीचे की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका मतलब है A1 बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, दूसरा समीकरण A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 1। सर नीचे की तरफ त्वरण है तो हम ऋणात्मक नहीं लेंगे, हमने कहा देखो बेटा हमने क्या क्या चीज यूज की, सबको एडजस्ट कर लिया। त्वरण कहाँ है, नीचे, तो त्वरण नीचे है नेट, तो बड़ा कौन होगा, A1 या A2, सर A1 बड़ा होगा, सर A1 बड़ा होगा, A2 कम होगा, बिल्कुल सही बात है। तो एक इक्वेशन ही आ गई। अब यहां पर ही हम तीसरी इक्वेशन उठवाते हैं। इसका त्वरण देखो, दोनों नीचे की दिशा में है और जो त्वरण दिया गया है 5 मीटर पर सेकंड, ये भी नीचे है। तो देखना बेटा इस ब्लॉक के लिए तो हमने कहा इसका त्वरण कितना, A1 नीचे और A3 नीचे, और जो त्वरण सवाल में दिया गया वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे ही दिया गया है। इसका मतलब ये हो गया A1 प्लस A3 इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5। 3 समीकरण तो हो गए भाई साहब, 3 समीकरण तो हो गए। चलिए सम अज्ञात कितने, 4, A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 A4, इतने अज्ञात है हमारे पास, ठीक है मास्टर।
तो अब सुनना, एक समीकरण और चाहिए, कुछ और जानकारी है क्या, होनी ही चाहिए। क्या जानकारी है? जानकारी है 4 के सापेक्ष गुट के 3 का त्वरण 0 है। 4 के सापेक्ष 3 का त्वरण 0 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 के सापेक्ष 3 का त्वरण 0 है। अब देखना बेटा फोर्थ इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे। फोर्थ इक्वेशन में देखना कि जो चौथा ब्लॉक है वो नीचे आ रहा है किससे, A4 से। तीसरा है वो भी नीचे आ रहा है किससे, A3 से। अब किसके सापेक्ष भैया, किसके सापेक्ष, 4 के सापेक्ष। तो हम किसके ऊपर बैठ जाएं सर, 4 के ऊपर बैठ गए। 4 के ऊपर बैठे, इसका त्वरण खत्म, इसका त्वरण इसको दिया दिशा पलट के A4। तो इसका नेट त्वरण कितना हुआ, नेट त्वरण इसका हुआ बेटा A4 माइनस A3, और ये कितना है, 0 है। सर A4 माइनस A3 क्यों किया, A3 माइनस A4 क्यों नहीं किया? हमने कहा बराबर 0 है, चाहे आप A3 माइनस A4 करो, चाहे A4 माइनस A3 करो, बात इज बराबर ही है। तो इक्वेशन मिला A4 इज इक्वल टू A3। बोलो भाई, ये हमें इक्वेशन मिल गई। तो एक इक्वेशन, ठीक है, ये हो गई चौथी इक्वेशन। तो अब हमारे पास बेटा 4 इक्वेशन है, इनको सॉल्व कर लो, दिन दहाड़े आपका काम हो जाएगा, मतलब सवाल निबट जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास एक क्या है, तो 4A1, अच्छे से लिखो, 4A1 माइनस A2 माइनस A3 माइनस 2A4 माइनस 2A4 इज इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण क्या है, A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 1। तीसरा समीकरण क्या है बेटा, तीसरा समीकरण है हमारे पास A3 प्लस A1 इज इक्वल टू 5। चौथा समीकरण क्या है, A3 इज इक्वल टू A4। क्या अभी सॉल्व कर दोगे? अभी सॉल्व करके कमेंट में आंसर बता दोगे? कोशिश करो, अभी सॉल्व करो, कमेंट में आंसर बताओ, कोशिश करो, है ना। वैसे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करना, लेकिन तब तक चाय आ गई तो आप चाय पी लेते हैं। चाय पी लो, आओ सभी लोग, आओ आप भी चाय पियो बेटा, चाय पियो, और बताना चीनी बरोबर है या नहीं, गरम है क्या बेटा, गरम। तो हमारे पास 4 समीकरण हैं और 4 ही अज्ञात राशियां, हम इनको सॉल्व कर लेंगे। आपको सॉल्व करके मान कमेंट सेक्शन बताने हैं। आंसर अगर आपको वेरीफाई करनी हो तो आंसर यहां पर बेटा लिखे हुए नीचे। आइए, अच्छा देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज किया हुआ होता है कांस्टेंट मोशन का, लेकिन जो अपन ने क्लास में सब, मैं इसको क्यों करा रहा हूं, क्योंकि क्लास में जो हम सवाल किए हुए होते थे ना, वहां पर एक हम टेंशन ट्रिक पढ़े थे, याद करना, टेंशन ट्रिक है ना। लेकिन उसमें क्या होता था, गुटके के मास वगैरह दिए जाते थे। क्या दिए जाते थे बेटा, गुटके के मासेस, और गुटके के मास दिए हो जाते थे, फिर त्वरण पूछते थे। लेकिन यहां पर क्या है, मासेस दिए ही नहीं गए, जानकारी हमें और चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करना। या तो ये मास दे देते 3 औके के मास कितने हैं, 4 औके कितने इतने मास हैं, तो फिर हम आगे सॉल्व कर लेते इसको, ठीक है। लेकिन मास नहीं दिए तो उन्होंने और जानकारी दे दी है, उसके आधार पर हमने समीकरण बना लिए और उसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है मित्रों। अब ये वाला सवाल तो आसान सा लग रहा है, ये सवाल हमको आसान जैसा लग रहा है। देखते हैं, चित्र में दर्शाया गया निकाय साम्यावस्था में बल F तथा घिरनी सी धुरी पर लगने वाले कुल बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। प्रत्येक घिरनी अपनी धुरी के प्रता घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र है तथा सभी भागों के भार, है ना, सभी भाग मतलब जो भी हैं, सभी भाग का मतलब हो गया कि पुली एंड स्ट्रिंग, रस्सी, ठीक है, भार तुलना में नगण्य है। मतलब सभी के भार, सभी भागों के भार लगाए गए भार की तुलना में नगण्य, मतलब पुली का द्रव्यमान, रस्सी का द्रव्यमान इसके तुलना में नगण्य है, मतलब ये ज्यादा है, इसकी तुलना में इनको हमें द्रव्यमान हीन मान लेना है। तो ये सवाल तो आसान हो गया। अब ऐसे सवाल सर, ऐसे इजी सवाल भी कभी पूछ लिए जाते हैं बेटा एडवांस में। वैसे ये सवाल मुझे कराना नहीं चाहिए, लेकिन अब मिल गया, अपन ने सवाल पढ़ ही लिया है तो फटाफट और निपटा देते हैं, देर किस बात की। कभी कभार आ जाते हैं बेटा जी सवाल भी, तो
सभी सवालों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और वैसे भी बेटा जब बात साम्यावस्था की आ जाए, साम्यावस्था किया जाए तो साम्यावस्था में तो दो ही चीजें, नेट बल बराबर जीरो, नेट बल बराबर जीरो, नेट टॉर्क बराबर जीरो, नेट टॉर्क बराबर भी जीरो। तो यहाँ पर तो भाई कुछ कछू ना है, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, कहाँ से स्टार्ट करें। हमने कहा यहाँ पर बल F है, मतलब यहाँ पर तनाव कितना F, इस रस्सी पर बल F लगा है तो तनाव कितना F है, तो यहाँ पर भी तनाव कितना F होगा, यहाँ पर भी तनाव कितना होगा F होगा, यहाँ पर भी तनाव कितना होगा F, यहाँ पर भी तनाव कितना F, तो इसमें तनाव कितना हो गया 2F हो गया, तो इसमें तनाव कितना हो गया बेटा 4F हो जाएगा, 4F हो जाएगा, इसमें तनाव कितना हो गया बेटा 2F हो गया। ठीक है मास्टर, ठीक है। यहाँ पर भार लग रहा है कितना mg। तो एक F का मान भी पूछा है क्या? ठीक, F का मान तो कितना आसान हो गया, ये तो बहुत आसान, ये तो मेंस जैसा सवाल हो गया, मेंस जैसा सवाल। लेकिन अब मिल गया तो हम निस्तानाबूद कर ही देते हैं। ये 1000 इंटू जी का मतलब इतना, 4 से इसको काट दो तो F का मान कितना आ गया 10,000 बटे 4 तो 25 चौको 100, F का मान आ गया 2500 न्यूटन, 2500 न्यूटन। तो आसान। अब क्या ज्ञात करना है कि F का मान मिल गया 2500 न्यूटन, C पर लगने वाला बल, पूरा ही सवाल आसान है। तो देखो बेटा ये C पुली C है, ये क्या है बेटा पुली C, इस पर लगने वाला बल हमें ज्ञात करना है। तो इस पर दो बल लग रहे हैं, इस पर कितने बल लग रहे हैं, दो, एक इधर की तरफ F, दूसरा इधर की तरफ भी F, और इनके बीच एंगल कितना हो जाएगा, इनके बीच ये एंगल है थीटा। थीटा का मान बताओ कितना है, तो सर थीटा का मान हो जाएगा ये 60, 90, 150 डिग्री, 150 डिग्री। तो F नेट किस पर, पुली पर कितना हो गया अंडर द रूट F² प्लस F² प्लस 2F² कॉस ऑफ 150 डिग्री। ठीक है, F का मान हमारे पास है, F नेट निकाल लोगे, इसमें हम समय बर्बाद नहीं करेंगे भाई, हमको माफ करना, ये मीन्स जैसा सवाल निकला, मीन्स जैसा सवाल निकला ही, आसान था ये सवाल। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ABC, ये वाला देखना बेटा, ये आपका गृह कार्य है, ये आप खुद से कर लोगे। त्वरण में संबंध का समीकरण, त्वरण में संबंध का समीकरण निकालना है। ठीक है, लेकिन दिशा दी हुई होनी चाहिए, दिशा नहीं बताई है, फिर हम ऊपर नीचे मान लेंगे तो कैसे कर लोगे। हम अगर ऊपर नीचे मान लेंगे तो ऐसे मान लेना, दिशा दी हुई होनी चाहिए यहाँ पर कि ये कहाँ जा रहा है नीचे, ये भी कहाँ जा रहा है नीचे, ये भी कहाँ जा रही है नीचे जा रही है, ये AB से, AC से, और ये A से, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो फिर ये नीचे जाएगा, ये दोनों देखो ये B है, हमने यहाँ भार लटका दिया, ये भार लटका दिया, ये भार ज्यादा है तो ये जाएगा नीचे, ये जाएगा नीचे, तो इनको ऊपर जाना चाहिए, विपरीत दिशा में होना चाहिए। बेटा यहाँ दिशा दी हुई होनी चाहिए, दिशा दी हुई होनी चाहिए। ठीक है, आप अपने मन से दिशा बना के सवाल कर लेना, अपने मन से दिशा बना के ना सवाल बनाने की कोशिश करना। ठीक है, ये भी नीचे, ये ऊपर, ये ऊपर, ये भी अगर नीचे ऊपर हो सकता है, ठीक है, अपने मन से दिशा मान लेना। ठीक है, चलो हमने सभी को नीचे जाता हुआ मान लिया, ए बी, नहीं AC होगा बेटा वो, और ये AB होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं। एक बल F के प्रभाव में गुट का B एक नियत त्वरण 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, दाई ओर जा रहा है। ठीक है, इसका त्वरण इधर है, कितना है 3 है, B का कितना है 3 है। जिस क्षण B का वेग 2 मीटर पर सेकेंड, अच्छा इसके पास वेग भी है, इसके पास वेग भी है, VB कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, दाई ओर है, दाई इधर ही है। ठीक है, उस क्षण A के सापेक्ष B का वेग व A के सापेक्ष B का त्वरण तथा केवल बिंदु C का निरपेक्ष वेग ज्ञात कीजिए। तो हमें ये दिया गया है, अब हमें क्या करना है बेटा, A के सापेक्ष B की जानकारी निकालनी है, A के सापेक्ष B की जानकारी निकालनी है। ठीक है, और ये ब्लॉक नहीं है बेटा, है ना, देखो जहां जो चीजें चल रही हैं उसमें पहिए लगे हैं, जो चीजें चल रही हैं उसमें पहिए लगे हैं, चल रही पहिए लगे, यहाँ पहिए नहीं लगी है, लगे हैं, तो बेटा ये क्या है फिक्स्ड है, यहाँ पर ये क्या है फिक्स्ड। ठीक है,
पॉइंट सी कहाँ पर है, यहाँ पर, तो पॉइंट सी पर भी अपन आएंगे, पॉइंट सी पर भी बेटा अपन आएंगे। चलिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, तनाव बनाते हैं। सबसे पहले दोस्त अपन क्या करते हैं, तनाव बनाते हैं। तो तनाव बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तनाव कितना है, टी, यहाँ पर तनाव टी 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 टी, यहाँ पर भी टी 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 टी, यहाँ पर तनाव कितना टी, यहाँ पर भी तनाव कितना टी, तो इसमें तनाव कितना हो गया, तनाव होता है दूर की ओर, ब्लॉक बी पर बना रहे हैं तो ब्लॉक बी से दूर कितना 2t, यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी, यहाँ पर टी, तो ब्लॉक ए पर तनाव ब्लॉक ए से दूर कितना 2t। एक कलर दिखाई दे रहा है, दे रहा होगा, चलो फिर यहाँ से टी 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 टी, यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी, तो ब्लॉक ए पर ब्लॉक ए से दूर कितना 2t, यहाँ पर भी तनाव कितना 2t, तो ठीक है। फिर इसमें टी 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 टी, ब्लॉक ए पर ब्लॉक ए से दूर कितना टी, कितना तनाव टी, तनाव बना लिए। अब ये ध्यान देना, ये तो रेस्ट में है भाई, ये चलने बलने का नाम नहीं ले रहा है, फिक्स्ड है यहाँ पर। अब इसका त्वरण व वेग मान लो, हमने कहा इसका त्वरण हमने मान लिया इधर कितना ए और इसका वेग इधर कितना भी ए। अब त्वरण में संबंध का समीकरण बनाओ, रिलेशन इन एक्सेलरेशन का समीकरण बनाओ, अभी के अभी बनाओ, मैं इंतजार कर रहा हूं, अभी के अभी बनाओ बेटा, मैं इंतजार कर रहा हूं। देखो आप अगर करोगे नहीं, आप अगर बनाओगे नहीं तो गलती फिर एग्जाम में होगी आपसे। तो एग्जाम में गलती क्यों करनी भैया, ओ भैया एग्जाम में गलती क्यों करनी, यहीं कर लो अगर गलतियां हो रही हैं तो। खुद से जब तक बनाओगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। चलिए अगर आपको बनाना है तो वीडियो पॉज करके बना लेना। हम देखते हैं कि इसका त्वरण इधर ए है और तनाव इधर की तरफ है, कितना ऊपर 2t नीचे 2t 4t, तो ये कितना हुआ 4t इंटू A1, 4t इंटू A1। इस पर तनाव इधर 3t, ऊपर t नीचे 2t, 3t इधर, त्वरण इधर है, विपरीत है तो माइनस का 3t इंटू AB इज इक्वल टू 0। तो यहां से t से t उड़ गया, t से t उड़ गया, तो 4AA इज इक्वल टू 3AB, ठीक है, 3AB ए का हमने त्वरण माना हुआ है। अब यहां से अगर हम निकालना चाहें ए का त्वरण, ए का, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 किसका त्वरण, बी का त्वरण, और आई थिंक हमें बी का त्वरण दिया हुआ है, बी का त्वरण कितना दिया हुआ है 3। तो ए का त्वरण एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ ए हो गया, अच्छा ये 3 दिया है तो ए 3/4 इंटू 3, तो 9/4 आ गया, 9/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए का त्वरण मिल गया, निरपेक्ष त्वरण, निरपेक्ष मिल गया तो हम सापेक्ष भी निकाल लेंगे। अब बात करते हैं वेग में। तो देखना बेटा, जो संबंध एक्सेलरेशन में होता है वही, जो संबंध एक्सेलरेशन में होता है वही संबंध किस में होता है, वेग में, वही संबंध होता है विस्थापन में। तो अगर हम वेग की बात करें, यहां वेग के लिए खेलें, इस साइड वेग के लिए खेला करें, तो 4VA विल बी इक्वल टू 3VB, ठीक है 3VB। तो यहां से आपको VA का वैल्यू कितना मिलेगा 3/4 टाइम्स VB, तो VA इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4, और VB कितना दिया हुआ था 2 मीटर पर सेकेंड, ये कितना दिया हुआ है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड, तो इससे 2 से कट गया 2, ये 1.5 आ गया, 1.5 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, हमें ये भी मिल गया। अब सवाल में आपको क्या निकालना है, ये तो आ गया इनके पृथ्वी के सापेक्ष वेग व त्वरण, जिसे हम कह सकते हैं निरपेक्ष वेग व निरपेक्ष त्वरण। हमें निकालना है बेटा ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष बी का त्वरण है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, ए के सापेक्ष बी का निकालना है। तो इसको हम कॉपी कर लें ताकि यहां हौच पौच ना हो, कॉपी कर लें, चलो कॉपी कर लेते हैं, या वहीं निकाल लो, क्या करना है, मैं तो कॉपी करके, ठीक है चलो हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया ताकि हौच पौच ना रहे। तो ये काम तो अपन कर ही चुके हैं भाई, इसको मैं हटा देता हूं, रिजल्ट्स लिख लेता हूं बस, ये काम अपन कर चुके हैं, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब बहुत आसान, ए के सापेक्ष मतलब हम इसके ऊपर जाके बैठ जाए, इसका त्वरण खत्म, इसका त्वरण, इसको दो दिशा पलट के कितना ए ए, इसका वेग खत्म, इसका वेग, इसको दो दिशा पलट के कितना वी ए दे दिया। तो एक्सेलरेशन किसका, बी का किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष कितना हो गया, कितना हो गया, ये हो गया ए बी माइनस ए, तो इसकी वैल्यू ए बी कितना है, ए बी 3 था, ए कितना है 2.25, 9/4 आया था, कितना आया था बेटा 9/4, ठीक है। तो ये कितना आ गया 0.75, और हमने किसको बड़ा माना है, इसको बड़ा माना है, ए माइनस सॉरी ए बी माइनस ए लिखा है, तो हमने इसको बड़ा माना है, और है भी ये बड़ा, मान निकाल चुके हैं, ये बड़ा है भी, तो 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया टुवर्ड्स द राइट, इस दिशा में, इस दिशा में। अब अपन क्या करते हैं, वेग निकालते हैं। तो वेग किसका, बी का किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष, ठीक है। हम इसका वेग बड़ा मानते हुए तो इसको लिखेंगे वी बी माइनस वी ए, तो ये कितना हो गया, वी इसकी वैल्यू कितनी है 2, और वी ए का मान कितना आया था, वी ए का मान आया था 1.5 माइनस 1.5, तो ये कितना आ गया बेटा 0.5 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड इस तरफ ही आया है, अपन ने वी ए को बड़ा माना है, वी ए को बड़ा माना है, ठीक है। तो ये हो गया, एक पार्ट इसका हो गया। अब देखो, अब देखो, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है। अब हम क्या करते हैं, निरपेक्ष वेग ज्ञात कीजिए, ठीक है। बिंदु सी का वेग निकालना है, बिंदु सी का निरपेक्ष वेग निकालना है। बिंदु सी तुम हो कहां, बिंदु सी ने कहा हम इधर हैं, इधर हैं, तो अब ध्यान देना पॉइंट सी के वेग के लिए, पॉइंट सी का वेग, पॉइंट सी का वेग, पॉइंट सी के वेग के लिए आप क्या करोगे, ध्यान से देखो। तो हमने देखा ये पॉइंट सी इधर है, और ये कहां जा रहा है, इधर जा रहा है ना, ये इधर भाग रहा है, पॉइंट सी का वेग हमने मान लिया इधर है, ये पॉइंट सी लिया अपन ने, ये कौन सा पॉइंट लिया, पॉइंट सी। यहां से यहां पर एक पुली है, फिर यहां पर एक रस्सी है, इधर ब्लॉक कौन सा है, बी है, यहाँ ब्लॉक बी है, और यहाँ पर कौन सा ब्लॉक है, यहाँ पर ब्लॉक ए है। ऐसी सिचुएशन है बेटा, ये ए ब्लॉक, ये बी ब्लॉक, ये बी ब्लॉक, इसका मैं त्वरण निकालना है, पॉइंट सी का वेग निकालना है, वेग निकालना है। तो इसका वेग इस दिशा में कितना है, वी ए, इसका वेग इस दिशा में हमने कितना माना था, वी बी, निरपेक्ष वेग, निरपेक्ष वेग ये पॉइंट सी है, पॉइंट सी का वेग हम इस दिशा में मान लेते हैं कितना, वी सी, इस दिशा में मान लेते हैं कितना, वी सी, ध्यान दीजिएगा वी सी। अब तनाव देखो, तो हमने कहा यहां पर तनाव कितना चल रहा था, इधर टी था, रस्सी थी, रस्सी में यहाँ तनाव कितना, टी 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 था, यहाँ तनाव टी, यहाँ पर भी तनाव कितना होगा, टी होगा, यहाँ पर भी तनाव कितना होगा, टी होगा, यहाँ पर भी तनाव कितना होगा, टी होगा, तो यहाँ पर तनाव कितना, टूटी, यहाँ पर तनाव कितना, टूटी, बरोबर, तनाव कितना, टूटी, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम वही बाधित गति का समीकरण बनाते हैं, कोशिश करो जल्दी से, वीडियो पॉज करके कोशिश करो बेटा जल्दी से, बाधित गति का समीकरण बेटा अपन फिर से बनाते हैं। सर कैसे बनेगा, तो मैंने कहा मैं बताता हूं। तो ए के पास तनाव इधर, 2t वेग भी इधर है, तो 2t इंटू वी ए, बी के पास वेग इधर, तनाव इधर, तो माइनस का टी इंटू वी बी, माइनस का टी इंटू वी बी। पॉइंट सी को देखेंगे तो पॉइंट सी का वेग इधर, तनाव इधर, वेग इधर, तनाव इधर, तो प्लस का टी इंटू वी सी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब ये टी भाई साहब हैं, ये कॉमन आके टेक 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 कॉमन आके 0 में चले जाएंगे, तो इधर से हमें मिलेगा 2 वी ए जिसका मान कितना आया था 1.5, माइनस वी बी जिसका मान कितना आया था, वी बी तो मेरा मान कितना था रे, क्यों वी बी तो मेरा इसका मान था 2, प्लस वी सी इज इक्वल टू 0। आहा स्वाद या बल्ले। तो एक गुणा होके कितना आया 3, तो इधर 1 प्लस वी सी इज इक्वल टू 0। तो बेटा वी सी का मान -1 आया है, वी सी का मान कितना आया है बेटा, -1, समझना,
VC का मान कितना आया बेटा, -1 आया है। तो माइनस साइन ये बताएगा, देखो कितनी मजेदार चीज आई है, कितनी मजेदार चीज मिली है। VC इज इक्वल टू कितना आया है, -1 आया है। अब देखो हमने VC को माना था कहाँ, लेफ्ट में, लेफ्ट में। मैंने आपको वो बात बोली थी कि आप अपने मन से वेग की दिशा मान लो, आप अपने खुद के पर्सनल मन से वेग की दिशा मान लो, सॉल्व करो। अगर आंसर धन का आ रहा है तो आपकी मानी गई दिशा सही है, आंसर ऋण का आया है तो उसका मतलब एक्चुअल दिशा आपकी मानी गई दिशा के विपरीत है। हमने दिशा यहां मानी थी लेकिन वास्तव में पॉइंट C कहां जा रहा है, इधर जा रहा है ना। आंसर भी है टुवर्ड्स द राइट। हमने कहा माना था C का वेग, हमने C का वेग लेफ्ट में माना था, लेफ्ट में। आंसर कहां आ रहा है, राइट में। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी, वो भी अक्षरशः। ये मजेदार चीज यहां पर मिली। आगे बढ़ जाएं दोस्तों, सर बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। एक और अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला सवाल ठीक था, फिर दो नॉर्मल से सवाल में, एक आसान सवाल मिला और एक नॉर्मल सा सवाल मिला। पहला सवाल तो ठीक था, मीडियम, फिर सवाल आसान था। अब अगला सवाल देख के हमको ही खतरनाक लग रहा है, देखते हैं, पढ़ते हैं। थोड़ा सा गर्म पानी पी लिया जाए। 0 एवं 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वृत्ताकार चकती है। 0 क्या है, ऐसा होगा O केंद्र 50 किलोग्राम की एक वृत्ताकार चकती, O है ना, ऐसे लिखा है O 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वृत्ताकार चकती का केंद्र है। बिल्कुल सही लिखा है, एक केंद्र है, इसका नाम है O है। किसका केंद्र है, चकती का केंद्र है, जो एक ऊर्ध्वाधर तल में दो खुरदरी खूंटियों A तथा B पर टिकी है। मतलब इन दो सपोर्ट्स पर बेटा ये टिकी हुई है, A एंड B पर। प्रत्येक के साथ घर्षण गुणांक 1/2 है। यहाँ पर घर्षण गुणांक का मान कितना है, 1/2 है। OA ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री तथा OB ये 60 डिग्री 30 डिग्री ये कोण बताए गए। उस अधिकतम बल F का मान ज्ञात कीजिए जिससे चकती के उच्चतम बिंदु पर स्पर्श रेखीय रूप से लगाने पर चकती में घूर्णन उत्पन्न ना हो। ठीक है, देखो हम इसको खींचेंगे, हम इसको, चकती है क्या करेगी, घूमेगी। चकती है, बल लगाएंगे घूमने लगेगी, ज्यादा बल लगाएंगे तो घूमने लगेगी। ये कह रहे हैं कि हम इस पर देखो, ज्यादा बल लगाएंगे तो घूमेगी, कम बल लगाएंगे तो नहीं घूमेगी। घूमने की प्रवृत्ति होगी, टेंडेंसी होगी घूमने की, लेकिन घूमेगी नहीं। तो ये कह रहे हैं कि F का हम कितना अधिकतम मान लगाएं ताकि ये घूमे ना। एक सेकंड बेटा, सुनना सर, तब से सुन ही तो रहे हैं। आओ देखो, आसान सवाल होते हैं, जल्दी हो जाते हैं। जैसे वो पुली वाला सवाल था कि पुली एफ cos 150 डिग्री वाला, F का मान 2500 आया था, कितना आसान सवाल था, फटाफट हो गया। अच्छे सवाल में टाइम लगता है, अपन देखते हैं। ये सवाल हमको अच्छा लग रहा है। तो देखो, जब हम बल लगाएंगे घूमेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, फिसलन आएगी, यहाँ पर क्या होगा, फिसलन आएगी, है ना, यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा। तो जब ये घूमेगी, अगर ये घूमना चाहे, सोचना, जब ये घूमना चाहे, बल ऐसा लगाएं तो ये घूमेगी इस सेंस में, ऐसे घूमना चाहेगी। तो ये बिंदु कहाँ जाना चाहेगा, नीचे। तो इस पर घर्षण भाई साहब कहाँ लगेंगे, पीछे। घर्षण भाई साहब कहाँ लगेंगे, पीछे। नाम दिया कितना, FR1। ठीक है, घर्षण गुणांक FR1 नाम दिया, FR1 दे दिया। यहाँ पर कितना, ये बिंदु घूमेगा तो ये इधर जाना चाहेगा, इधर जाने की प्रवृत्ति होगी, तो इस पर घर्षण कहाँ लगेगा भाई साहब, इधर लगेगा, कितना, FR2। ये बल हो गए। और कौन कौन से बल लगेंगे, तो हम कहेंगे बल तो बहुत लगने वाले हैं, बल बनाओ। हमें इसको घुमाना नहीं है, मतलब नेट टॉर्क 0 करना है। ठीक है, चलने की यहाँ पर बात नहीं हो रही। ये कह रहे हैं कि चकती घूमे ना। हमने कहा ओ माय गॉड, घुमाता कौन है, टॉर्क। कोणीय त्वरण कौन देगा, टॉर्क। अगर नेट टॉर्क शून्य है तो चकती नहीं घूमेगी। ठीक है, अब चलिए अपन बनाते हैं अभिलंब बल। तो हमने कहा यहाँ पर अभिलंब बल लगा N1, एक अभिलंब बल यहाँ लगेगा सतह के लंबवत N2, N1 N2। इसका नाम हमने रख दिया नहीं, दे दिया,
नाम दे दिया इसका N1, इसका नाम दे दिया कितना N2, और यहाँ पर भार लगेंगे कौन सा mg। और कोई बल, हमने कहा दो कांटेक्ट पॉइंट हैं तो दो अभिलंब बल हो गए, घर्षण है तो दोनों जगह घर्षण लगा दिया, भार है तो mg लगा दिया, एक बाहरी बल लग ही रहा है, एक बाहरी बल लग ही रहा है। ठीक है, चलिए हमें F निकालना है, हमें क्या निकालना है F। अब हमारे पास यार टोटल अज्ञात कितने, N1 N2 F, N1 N2 F। सर घर्षण भी तो अज्ञात है, हमने कहा ये कह रहे हैं कि अधिकतम मान कि चले ना, तो बेटा जो घर्षण है Fr1 एंड Fr2 ये अपने अधिकतम मान पे लग रहे होंगे, लिमिटिंग घर्षण होंगे, लिमिटिंग घर्षण बोले तो सीमांत घर्षण होंगे, लिमिटिंग वैल्यू पर होंगे, सीमांत घर्षण होंगे। और सीमांत घर्षण Fr1 इसका मान कितना हो जाएगा, Fr1 की मैक्सिमम वैल्यू, सीमांत मतलब मैक्सिमम, तो Fr1 मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो गई, हम कहेंगे म्यू इंटू N1, म्यू सेम ही है ना, नहीं तो हम म्यू अलग अलग होते तो म्यू1 N1 लिखते, म्यू2 N2 लिखते। Fr2 मैक्सिमम, Fr2 मैक्सिमम कितना होगा, म्यू इंटू N2, म्यू इंटू N2। ठीक है सर, तो हमारे पास घर्षण अज्ञात नहीं है क्योंकि हमें म्यू दिया गया है, म्यू दिया गया है, N1 N2 तो अज्ञात हैं, N1 N2 तो अज्ञात हैं ही बेटा। अब N1 N2 F3 ही अज्ञात है, मतलब हमें 3 समीकरण चाहिए, हमें भाई साहब कितने समीकरण चाहिए, 3। तो अपन क्या करते हैं, ये इसको घुमाना नहीं है तो हम टॉर्क का समीकरण बनाते हैं, टॉर्क के समीकरण बनाते हैं, नेट टॉर्क बराबर 0 कर देंगे तो ये घूमेगा नहीं, नेट टॉर्क बराबर 0 कर देंगे घूमेगा नहीं। टॉर्क का समीकरण कहां से बनाओगे, तो हम कहेंगे टॉर्क का समीकरण अपन किन्हीं भी बिंदुओं से बना सकते हैं, जहां से चाहे, घूम नहीं रहा है तो कहीं से भी नहीं घूम रहा है, अगर ये घूम नहीं रहा है तो उसका मतलब किसी भी पॉइंट से नहीं घूम रहा है, हर एक बिंदु से नेट टॉर्क बराबर 0 कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्पेशल बिंदु हमें कौन कौन से दिख रहे हैं, एक तो ये वाला दिख रहा है, एक ये वाला दिख रहा है, और ये एक वाला दिख रहा है, ये 3 ही पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, बात क्लियर है, हाँ सर बात क्लियर है, बात क्लियर है। तो हम इक्वेशन बनाएंगे, सुनना ध्यान से सुनना इक्वेशन बनाएंगे। तो टॉर्क नेट कहां से, पॉइंट ए से, इक्वेशन ऑफ टॉर्क फ्रॉम पॉइंट ए, इक्वेशन ऑफ टॉर्क फ्रॉम पॉइंट ए से, तो हम कहेंगे पॉइंट ए से नेट टॉर्क इज इक्वल टू कितना, 0। तो पॉइंट ए से देखो Fr1 और N1 टॉर्क देंगे नहीं, Fr1 N1 टॉर्क देंगे नहीं, टॉर्क mg देगा, हाँ सर, तो mg कितना टॉर्क देगा, mg इंटू लंबवत दूरी, तो इसकी लंबवत दूरी बेटा ये रही, इसकी लंबवत दूरी बेटा ये है। अब इस दूरी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान दो, ध्यान देना, हम आर के घटक करें, सुनना ध्यान से, ये एंगल 60 है तो एंगल कितना हुआ, 30 डिग्री, 30 डिग्री, ये आर है, ये आर है, तो ये आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, ये एंगल 30 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर कॉस 30 डिग्री, रेडियस आर कॉस 30 डिग्री। ठीक है, आर कॉस 30 डिग्री, सेंस हम बाद में देखेंगे। और कौन टॉर्क दे रहा है, और कौन टॉर्क दे रही है, हमने कहा N1 टॉर्क देगा क्या, N2 देगा क्या, हम कहेंगे N2 टॉर्क देगा यहां से। तो बल कितना है, N2, बल कितना है N2, और N2 के बल की रेखा की लंबवत दूरी कितनी, तो देखो N2 बेटा इस रेखा के अंदर से लग रहा है, N2 ऐसा लग रहा है, ये N2 के बल की रेखा है, तो लंबवत दूरी बेटा यही त्रिज्या के बराबर, लंबवत दूरी ये त्रिज्या के बराबर हुई है ना, क्योंकि आप देखो लंबवत दूरी N2 केंद्र से गुजर रहा है, केंद्र से गुजर रहा है, लंबवत दूरी कितनी आएगी, मैं सही बना रहा हूं क्या, सही बना रहा हूं क्या, लंबवत दूरी देखिए हमको ये त्रिज्या के ही बराबर लग रही, सेंटर से देखेंगे तो इसकी दूरी स्पर्शी है, स्पर्शी है, दूरी लंबवत हमको लग नहीं रही है, इसकी दूरी देखो, यहां से लंबवत दूरी अपन निकालें तो त्रिज्या तो परिधि पर लंब होती है, लेकिन लंबवत दूरी यहाँ की बल की रेखा की बेटा ये होगी, ये वाली दूरी,
यहाँ पर लंबवत दूरी क्या होगी, लंब गिराओ, देखो हमने कहा लंब गिराया, लंब गिराया, लंबवत दूरी ये है, अब निकाल के देख लेते हैं, लंबवत दूरी ये है, हम निकाल के देख लेते हैं। तो ये वाली दूरी कितनी आएगी, ये वाली दूरी कितनी आएगी, तो देखो बेटा, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये वाली दूरी आएगी कितनी, ये कोण 60 डिग्री, 90, ये 30, ये 30, ठीक है। अच्छा ये 60 है, ये कोण कितना है बेटा, 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है मास्टर, ये एंगल 60 डिग्री है। तो ये तो त्रिज्या भी नहीं है, ये दूरी कितनी होगी, कितनी होगी ये वाली दूरी, ये एंगल 60 डिग्री, ठीक है। हमें ये पता है त्रिज्या, ये क्या पता है हमको, त्रिज्या पता है, ठीक है। अब लंब अंब तो यहाँ पर गिर ही नहीं रहा है, मतलब लंब इन द सेंस हमें ये एंगल ढूंढना है, एक एंगल पता करो, ये एंगल तो 90 डिग्री है, ये एंगल कितना 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ से मिल जाएगा ये एंगल 90 डिग्री है, सोचना पड़ता है भाई, सोचना पड़ता है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री, तो एंगल 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये वाला एंगल कितना हो गया बेटा 60 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री, तो आर के घटक करो, ये आ जाएगा आर कॉस 30, आर कॉस 30 डिग्री। एक बार चेक करो भाई, एक बार चेक करो, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, जल्दी से फटाफट, आर कॉस 30 डिग्री सही है क्या, चेक करो बेटा फटाफट, हम नहीं खेल रहे फिर, आर कॉस 30 डिग्री सही है क्या, देखो कैसे कैसे, ध्यान से देखना, ये वाला एंगल कितना हुआ, ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, लंबवत दूरी यही होगी, अपन यहां से लंब गिराए, यहां से अपन ने क्या किया, ये लंब गिराया, ये लंब गिराया, ठीक है, ये लंब अपन ने गिराया यहां से। अब ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये वाला एंगल भी कितना होगा बेटा, ये 30 डिग्री, 30 30 30 30, ठीक है। ओ ये 30 30, तो ये 60 कैसे हो गया, ये 30 30 है, तो ये 60 नहीं होना चाहिए, ये 30 है, रुको रुको हमको गड़बड़ लग रहा है, ये 30 है, तो ये वाला हो गया 30 डिग्री। अब आप ध्यान देना, ये 90 डिग्री होगा भाई, ये लंबवत दूरी यही हो जाएगी भाई, लंबवत दूरी यही हो जाएगी, है ना, डायग्राम देख के नहीं लग रहा था, लंबवत दूरी यही हो जाएगी, देखो कैसे कैसे, ध्यान दीजिएगा, ये 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री। अब हम इस कोण को x मान लें, मान लीजिए x मान लें, तो 30 प्लस x प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, टोटल कोण 180 डिग्री, ध्यान देना, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 180 माइनस x इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री, तो ये वाला कोण 90 डिग्री है, ये वाला कोण कितना हुआ 90 डिग्री। अगर ये कोण 90 डिग्री है, तो ये लाइन ऐसे जाएगी, ये जो लाइन है यहाँ पर, ये यहाँ होगी ही नहीं, ये 90 डिग्री है, ये वाला कोण कितना 90 डिग्री, अगर ये कोण 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो ही नहीं सकता, दोनों कोण 90 डिग्री हो ही नहीं सकता, तो लंबवत दूरी बेटा यही हो जाएगी, ये जो रेखा है ना वो इधर ही है, डायग्राम में देखने पे भले ना लगे, डायग्राम से देखने पे भले ना लगे, लेकिन ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये रेड वाली रेखा यहीं आएगी, रेड वाली रेखा यहीं आएगी। सुने ना कैसे, देखो हमने ये क्यों खींच दिया, कितने मजेदार चीजें हैं, इसलिए कहते हैं कि एग्जाम में कभी डायग्राम वगैरह ना नीट एंड क्लीन हो, है ना। हमने देखा लंबवत दूरी, मैं इसको एक बार, कितनी मजेदार चीज है, फिर से मिटा के बताता हूं आपको, मिटा के फिर से बताता हूं, मिट जा सिम। हमें अब इस पॉइंट से ना इसके बल की रेखा की लंबवत दूरी निकालनी थी, इस पॉइंट से इसके बल की रेखा की लंबवत दूरी निकालनी थी, ठीक है। तो हमने कहा लंबवत दूरी, ये तो हमें दिख नहीं रही है, लंब जैसा दिख नहीं रहा था, तो हमने कहा ओ माय गॉड लंब जैसा दिख नहीं रहा है, हमने कहा ठीक है, हमने यहाँ पर लंब गिरा के देखा कि ये लंबवत दूरी होगी, ये लंब गिरा दिया 90 डिग्री। अब हमने एंगल खेला, हमने कहा ये एंगल कितना 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना 30 डिग्री, अब ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो हमने इसको कितना मान लिया x, इसको कितना मान लिया x, तो 30 प्लस x प्लस 60 इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो x बराबर कितना हुआ 90 डिग्री। अब हम कहें ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। अब एक त्रिभुज में दो कोण 90 कैसे हो सकते हैं, एक त्रिभुज में दो कोण बेटा 90 नहीं हो सकते हैं, तो बेटा ये वाली लाइन इधर नहीं, इधर ये, यही लंबवत दूरी होगी,
यही लंबवत दूरी होगी। ठीक है, समझ गया बेटा बात को, समझ गया बेटा बात को। ठीक है, ऐसे इस तरीके से। तो लंबवत दूरी बेटा आर ही आ गई। कितनी आ गई? आर। ठीक है, इसी प्रकार से अपन देखें, इसका टॉर्क हो गया एफ आर, इसका टॉर्क देखें अपन एफ आर टू का, तो एफ आर टू का टॉर्क कितना होगा? बल कितना? एफ आर टू एन टू इंटू लंबवत दूरी कितनी होगी? आर। ये लंब ही है भैया, 90 डिग्री है यहाँ पर, ये 90 डिग्री ही है। हमने कोण निकाल के देखा, कोण निकाल के देखा, ये वाला कोण 90 डिग्री आ रहा है, ये वाला कोण 90 डिग्री आ रहा है, तो ये लंबवत दूरी है। अब अपन FR2 की बात करते हैं, तो FR2 बल कितना? FR2 और लंबवत दूरी कितनी होगी? इस पॉइंट से FR2 की लंबवत दूरी, इस पॉइंट से FR2 की लंबवत दूरी निकालने की कोशिश करो बेटा, आप निकालने की कोशिश करो। सोचो सोचो, देख रहे हो, सोचोगे तो सही आंसर तक पहुंच जाओगे, सोचोगे बेटा तो सही आंसर तक पहुंच जाओगे, नहीं तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। निकालना पड़ेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा, निकालना पड़ेगा। आसान है, हमें यहां से इसकी लंबवत दूरी निकालनी है, यहां से इसकी लंबवत दूरी निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? इसके बल की रेखा ये रही सर, बल की रेखा ये रही। ठीक है, बल की रेखा अगर ऐसे है और हमें यहां से लंबवत दूरी चाहिए, तो लंबवत दूरी कौन सी हुई भाई साहब? ये वाली लंबवत दूरी कौन सी हुई भाई साहब? ये वाली दूरी लंबवत दूरी हुई। सोचो, अब ध्यान देना, ध्यान देना, ये भी आर ही आ जाएगी, क्योंकि ये तो क्या बन गया? एक वर्ग बन गया। ये भुजा की लंबाई आर, ये वाला भी कितना? आर। अब देखना, ये एंगल कितना? 90 डिग्री, ये एंगल भी कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ये सामने वाला भी 90 डिग्री है, ये वाला भी 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री। ये आयत बन जाएगा एक तरीके से। क्या बन गया भाई साहब? आयत बन गया। तो ये दूरी, लंबवत दूरी, ये आर के ही बराबर आएगी। कैलकुलेट करके देख लो, कैलकुलेट करके देख लो। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। और भी तरीके हैं कैलकुलेट करने के भाई, और भी तरीके से। वैसे आपको दिख रहा आयत नहीं, वर्ग ही बन रहा है, तो वर्ग ही बन रहा है। ए आर, दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं ऐसे, है ना। ये एंगल भी 90 डिग्री है, चारों एंगल 90 डिग्री है। अब दो भुजाएं बराबर हैं एडजेसेंट, और एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये क्या बन गया? वर्ग ही बन गया। सभी आर 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 होंगे, तो ये आर हो गया। अब बात करते हैं एफ का टॉर्क। एफ तो छोड़ ही दिए थे, एफ का टॉर्क, एफ तो बेटा हम छोड़ ही दिए हैं। तो इस पॉइंट से एफ के बल रेखा की लंबवत दूरी ये रही, इस पॉइंट से एफ के बल रेखा की लंबवत दूरी बेटा ये रही। ठीक है मास्टर, ये दूरी कितनी आएगी? तो हम कहेंगे देखो ये वाली दूरी आ जाएगी। फिर निकालो बेटा ये वाली दूरी। तो ये वाली दूरी देखो, अगर ये पूरा होता तो ये व्यास होता, ये पूरा होता व्यास होता, व्यास में से इतना हटाओ, व्यास में से इतना हटाओ, व्यास में से इतना हटाइए। ठीक है, तो देखो ये आर है, तो इधर वाला घटक आर कॉस 60, ये आर है तो इधर वाला घटक आर कॉस 60, आर कॉस 60, और ये वाला आर कॉस 60 प्लस आर। तो mg का टॉर्क अभी रह गया, तो mg का टॉर्क कितना होगा? बल कितना है? mg, दूरी कितनी है? r प्लस आर कॉस ऑफ 60, r प्लस आर कॉस ऑफ 60 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। देखिए अब सेंस देखते हैं, सेंस नेट टॉर्क 0 करना है, तो mg का सेंस क्लॉकवाइज, mg का सेंस कौन सा है? क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज को चलो हम पॉजिटिव ले लेते हैं। N2 का टॉर्क, N2 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको माइनस ले लो। फ्रिक्शन FR2 का टॉर्क क्लॉकवाइज, तो इसको प्लस ले लो। mg नहीं भाई, ये f रह गया था, f सॉरी, ये बल f था, f ध्यान देना, बल f था। f का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको नेगेटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो। अब बस ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लो, मतलब एक सिंप्लीफाई कर लो, एक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन गई? यहाँ से mg cos 30, mg r cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है, √3/2 होती है, माइनस n2r प्लस FR2 का मान कितना? म्यू n2, FR2 का मान कितना हो जाएगा? म्यू इंटू n2, यहीं पटक दो, म्यू इंटू n2 इंटू कैपिटल R माइनस f और r cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये 3/2 FR बराबर 0।
हाँ, एक ही समीकरण ने 12 बजाती। अब एक बना लिया ना, तो अब और समीकरण आपको उतना परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि हमें दूरी वगैरह देखनी थी वो हम देख चुके, दूरियां देखनी थी वो हम देख चुके, दूरियां मिट चुकी हैं बेटा। एक इक्वेशन बन गया, टॉर्क बनाया पॉइंट ए से, इसमें N2 F ये अज्ञात हैं। अब आओ दूसरा समीकरण, पॉइंट कहां से, बी से, बी से, तो टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी हमको कितना करना है, 0। पॉइंट बी कहाँ है, यहाँ है, तो सिमिलर इक्वेशन बनेगी, N2 और FR2 टॉर्क देंगे नहीं, देंगे नहीं। mg का टॉर्क हो गया mg इंटू लंबत दूरी, अब ये वाली होगी, यहां से लंबत दूरी ये वाली होगी, ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, तो ये आर कॉस 60, ये आर कॉस 60, mg इंटू आर कॉस 60, ठीक है। फिर हम बात करें n1 की, तो n1 लंबत दूरी बेटा r ही हो जाएगी, क्योंकि ये आयत बन रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला भुजा मिलके, आयत नहीं सॉरी वर्ग ही बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं बेटा, वर्ग, वर्ग, ठीक है। तो ये n1 की बल की रेखा ये लंब ही है बेटा, n1 की बल की रेखा, ये तो अपन डायरेक्ट भी वैसे देख सकते थे, सेंटर से ही तो गुजर रही है, ये पॉइंट यहाँ होता सेंटर से गुजरे तो भी लंब, अरे इतना इसमें तो करने की जरूरत भी नहीं थी बेटा, अपन ने जितना किया, सीधे आप देखो ना, ये केंद्र है, ये केंद्र है, ये परिधि है, ये केंद्र है परिधि है, ये लंब ही होगा, इस पर क्या होगा, इस पर ये लंब ही होगा, लेकिन ये लंब है तो ये वाला लंब होता वो जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए यहां से देखिए, ये सेंटर, इसको अपन को देखना है, ये सेंटर से गुजर रही ये परिधि, ठीक है, ये आर ही थी, आयत बन गया था बेटा, क्या बन गया था, ये आयत बन गया था, तो लंबत दूरी आर ही होगी। फिर FR1 का टॉर्क, समझ गए, हमने पहले ही सिद्ध कर दिया भाई, वैसे हो सकता है डायरेक्ट भी अपन देख पाए, डायरेक्ट भी देख पाए कि लंबत दूरी होगी आर, लेकिन हम सिद्ध कर चुके हैं, ये आर होगा, ये आर होगा, ये आर, ये आर, ये क्या बनेगा, एक वर्ग बन जाएगा, तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी, आर होगी। FR1 की रेखा, सर FR1 की रेखा ये रही, ठीक है, यहाँ से लंबत दूरी ये रही, लंबत दूरी ये रही बेटा, ये भी कितनी हुई, आर हुई, आर हुई, बचा कौन, एफ, बचा कौन, एफ, तो एफ इंटू लंबवत दूरी यहाँ से यहाँ की कितनी हुई, यहाँ से यहाँ की लंबवत दूरी, तो ध्यान देना, यहाँ से यहाँ की लंबवत दूरी बेटा ये होगी, ये वाली, ये दूरी होगी कितनी, तो देखो ये तो आर है, ये तो आर है, अब इस दूरी को देख लो ये कितनी है, ये वाली दूरी, तो ध्यान देना, ये एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना 60 डिग्री, ये एंगल कितना 60 डिग्री, तो इधर वाला घटक आर कॉस 60 और ये इधर वाला घटक आर साइन 60, तो ये हो जाएगा आर प्लस आर साइन 60, आर प्लस आर साइन 60, कॉस में भी लिख सकते हैं, कॉस में लिखते हो तो 30 आता है ना, ऐसे ये 30 है तो ये 30 है, तो उसका घटक आर कॉस 30 आता, हमने साइन में लिख लिया, कोई बात नहीं, बराबर 0, एक ही बात है, बराबर कितना 0, ठीक है। अब देखो टॉर्क का सेंस देख लो, mg का टॉर्क, यहाँ पर mg का टॉर्क कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, mg का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज वाले को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, यहाँ पर हम जो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है उनको पॉजिटिव ले लेते हैं, तो mg का टॉर्क पॉजिटिव, ठीक है, हाँ मास्टर ठीक है। और n1 का टॉर्क, n1 का टॉर्क यहाँ से n1 का टॉर्क क्लॉकवाइज है, n1 का टॉर्क क्लॉकवाइज है तो माइनस साइन लगाओ, FR1 का टॉर्क, FR1 कहाँ है, इधर है, FR1 यहाँ है, तो इस पॉइंट से FR1 का टॉर्क भी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर अपन फिर से माइनस लगाएंगे, F का टॉर्क देखेंगे, F इधर है, तो F का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर अपन प्लस लगाएंगे, इस पॉइंट से इधर घुमाएगा, इधर घुमाएगा, इधर घुमाएगा, इधर घुमाएगा, सही है, बराबर 0, बराबर 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एक इक्वेशन और मिल जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमें एक इक्वेशन और मिल जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये mg इंटू आर कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो सीधे सीधे इसको लिख दो r/2, r/2 माइनस n1 इंटू आर माइनस म्यू इंटू n1, म्यू इंटू n1 इंटू आर और प्लस
एफ इंटू आर, और ये कितना हो गया 1 + √3/2 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब सर एक इक्वेशन और बनानी, हम कहा बना लो मत शर्मा बना लो। हम कहाँ से बनाओगे, तो हम कहा अब सेंटर से बनाना, ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, है ना। थर्ड इक्वेशन ऑफ टॉर्क फ्रॉम पॉइंट ओ, ये आपका बेटा ग्रह कार्य है। ये क्या है आपका ग्रह कार्य, बना लोगे आप, कोशिश करना, बना लोगे आप, कोशिश करना, ठीक है। चलिए डन। अच्छा मैं तो बस ये देख रहा था, क्या मैंने एंगल निकाल के सिद्ध किया कि ये इस पर लंब है, इस पर लंब है। क्या चीज हम बिना एंगल निकाले भी सिद्ध कर सकते थे, क्योंकि देखने में लंब लग नहीं रहा था। क्या बिना एंगल निकाले भी हम देख सकते थे क्या? बिना एंगल निकाले नहीं देख सकते थे। जैसे हमने कहा ये अपना गोला है, एक ये अपना गोला है, एक केंद्र है, ठीक है। यहां से हमने एक व्यास रेखा खींची, वो तो एंगल यहां पर इस प्रकार से एडजस्ट करके दिए गए हैं कि वो 90 हो गया, ठीक है। अब हर जगह से अपन इस पर लंब गिराएं, है ना, यहां से लंब गिराएं तो एंगल 90 थोड़ी ना होगा। यहां से लंब गिराएं तो हो सकता है ये एंगल 90 थोड़ी ना होगा। यहां से लंब गिराएं तो ये एंगल 90 हो गया, ये एंगल 90 हो गया, ठीक है, हमेशा, है ना। तो वो अपन को चेक करना ही पड़ेगा। यहाँ एंगल इस तरीके से दिए गए थे कि वो 90 हो गया, लंब ही हो गया, देखने में नहीं लग रहा है, ठीक है। ऑल्दो हम इसको थोड़ा और आसानी से चेक कर सकते थे कि ये 90 डिग्री हो गया, और आसानी से चेक कर सकते थे कि 90 डिग्री हो गया, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था, इसलिए मैंने बनाया, पहले लंब खींचा, पहले हमने लंब खींचा, फिर लंब खींच के कोण निकाले तो पता चला कि जो लंब खींचा वो लंब है ही नहीं, जिसको लंब खींचा वो लंब है ही नहीं, लंब तो यही वाला निकला। वैसे हम डायरेक्ट ऐसे देख सकते थे कि ये वाला टोटल एंगल कितना हो गया, ये 180 हो गया, ये होना चाहिए 180। अब इसमें से हमें दिख रहा है ये इतना कितना है 90, ये वाला कितना है 90, ओ माय गॉड ये वाला 90 है तो ये वाला भी 90 होगा। तो थोड़ी और आसानी से चेक कर सकते थे कि ये अगर 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आपको तो जो दिखाई दे रहा है वो करो। यही खासियत है गणित की, फिजिक्स की, कि जो दिख रहा है वो करते चलो, और अगर आप कोई गलती नहीं कर रहे हो कॉन्सेप्ट वाइज, तो खुद आपको सवाल, कैलकुलेशन, मैथ्स चीख चीख के बताएगा कि डायग्राम में गलत लग रहा है, यही लंब है, तुम सही हो। चलिए, सवाल तो बहुत हैं जीवन में, जवाब भी बहुत हैं। इससे पहले हम ये वाला सवाल कराना पसंद करेंगे, ये वाला सवाल कराना मैं पसंद करूंगा। अच्छा, एल लंबाई तथा प्रति एकांक लैम्डा द्रव्यमान की एक पतली लचीली रस्सी का मुक्त सिरा, मुक्त भाग ए में दर्शाई स्थिति में है, विराम अवस्था से छोड़ा जाता है। रस्सी के गतिमान भाग का वेग भी बाई के पदों में ज्ञात कीजिए, बाई के पदों में ज्ञात कीजिए। क्या स्वाद, मजेदार सवाल है, मजेदार सवाल है। मैं बताने की चेष्टा करूं इस सवाल को। नहीं नहीं नहीं, वो तो चलने दो ना, कोई देखो भाई, इसमें मजेदार चीज क्या है। ये रस्सी थी, ये रस्सी है, रस्सी देखना, ये रस्सी है। अब हमने इसको ऐसे करके लटका दिया, सीधी, ऐसा है, सीधी ऐसी है, बरोबर, ऐसी लटकी हुई है रस्सी। अब अपन क्या करेंगे, एक भाग को नीचे छोड़ेंगे, एक भाग को नीचे छोड़ेंगे, तो अब देखना ये यहां पर ऐसे लटकी हुई है। अब हम इसको नीचे छोड़ रहे हैं, तो नीचे छोड़ेंगे तो अगर हम इस भाग को नीचे छोड़ रहे हैं, इस भाग को नीचे छोड़ रहे हैं, तो जो गति आएगी ना वो इसी भाग में आएगी, इसमें नहीं आएगी।
ये वाला भाग भाई साहब विराम में ही रहेगा, विराम में ही रहेगा। और जैसे जैसे ये वाला भाग है ना यहाँ से छोड़ा, जैसे जैसे नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा, इसका बेग बढ़ेगा बेग बढ़ेगा बेग बढ़ेगा बेग बढ़ता जाएगा बेग बढ़ता जाएगा बेग बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो सवाल कितना मजेदार है और शायद ये अच्छा भी निकलेगा। ये L/2 को लंबाई L है कि जब ये बाई भाग नीचे चला जाता है, समझना क्या व्यापक चीज पूछी है कि हमने इसको पकड़ा, पूरा नीचे नहीं भेजे, पूरा नीचे भेजते आसान हो जाता, लगभग पूरा नीचे भेजते तो शायद आसान हो जाता सवाल, लेकिन कहा ये नीचे गया नीचे गया नीचे गया नीचे गया, इतना नीचे जा पाया, इतना नीचे जा पाया। तो अभी बेग बताओ, इस साइड का बेग बताओ, है ना, रस्सी के गतिमान भाग का बेग ज्ञात कीजिए। सर कौन से भाग का? हमने कहा पूरी रस्सी नीचे एक साथ ही जा रही है ना, पूरी रस्सी नीचे एक साथ ही जा रही है, बरोबर ऐसे। तो रस्सी के भाग का बेग निकालना है। चलिए शुरू करते हैं दोस्त। अब देखो सर सवाल कैसे होगा, ये फोर्स का समीकरण बनाएं, टॉर्क का समीकरण बनाएं, नेट बल बराबर ma करें, क्या करें? हमने कहा देखो सिंपल सी बात है, अगर हम द्रव्यमान नीचे छोड़ते तो कितना आसान होता है, एक द्रव्यमान लिया नीचे छोड़ा, कितना आसान सवाल होता है। हाँ सर वेरी आसान, द्रव्यमान लिया नीचे छोड़ दिया, कितना आसान। यस सर वेरी वेरी आसान, वेरी वेरी आसान। ठीक है, एच हाइट से छोड़ते तो अगर कोई द्रव्यमान होता, हम इसको छोड़ देते और ये नीचे पहुंच जाता एल नीचे पर, तो अपन क्या कहते हैं, इसके पास कितनी गति आ जाती, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन करा लेते, हाफ mv² इज इक्वल टू mgh पोटेंशियल एनर्जी करवा लेते। तो यहां पर भी हम करवाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन ही, लेकिन यहां पर थोड़ा सा खेला होगा, द्रव्यमान लगातार परिवर्तित हो रहा है, हो रहा है। अभी ऊपर लंबाई कितनी है सर, इतनी, द्रव्यमान कितना होगा इसका m/2, एक फिर नीचे आ गया भाई साहब, ये कहां आ गया, नीचे आ गया, कितना भाग, इतना भाग आ गया, इतना द्रव्यमान विराम में आ गया। जो द्रव्यमान इस साइड आता जाएगा वो द्रव्यमान विराम में आ जाएगा, इस साइड वाला द्रव्यमान विराम में आएगा। आप देखो कि रस्सी को अगर हम छोड़ दें और रस्सी पूरी नीचे आ जाए ऐसे 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 करके, तो अंततः बेटा पूरी रस्सी रेस्ट में होगी, पूरी रस्सी द्रव्यमान, हमने पकड़ के छोड़ा लटका दिया, अब देखो रस्सी रेस्ट में आ गई, रस्सी विराम में आ गई। और जब रस्सी नीचे जा रही है तो इस भाग का द्रव्यमान लगातार बदल रहा है, अभी द्रव्यमान m/2 है, धीमे 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 करके इस साइड जो द्रव्यमान है लटकने वाला या जो नीचे आ रहा है वो जीरो हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर द्रव्यमान लगातार बदल रहा है, तो हम पकड़ेंगे सेंटर ऑफ मास को। हमने कहा ये रहा सेंटर ऑफ मास, ये रहा इस भाग का सेंटर ऑफ मास, ये भाग तो रेस्ट में ही है, ये वाला भाग तो बेटा विराम में होगा। मजेदार सवाल है, विराम में होगा। ठीक है, ऐसे ही हम इस साइड जब जाएंगे देखेंगे तो इधर वाला जो भाग है वो बेटा रेस्ट में ही रहेगा। गति किसके पास होगी, ये तो हम कहेंगे गति इसके पास होगी, इसके पास, इस पगलू के पास होगी गति। ठीक है, इसके पास होगी गति। पहले वाली लंबाई कितनी है, L। ठीक है, चलिए अब इसका द्रव्यमान केंद्र कहां होगा, इस भाग का अगर हम द्रव्यमान केंद्र देखें तो इस भाग का द्रव्यमान केंद्र होगा यहाँ, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास नीचे आता जा रहा है, ठीक है। कहानी वही है कि द्रव्यमान नीचे आ रहा है, सेंटर ऑफ मास यहां था यहां आ गया, सेंटर ऑफ मास यहां था यहां आ गया, सेंटर ऑफ मास यहां था यहां आ गया, सुनना ध्यान से। तो सेंटर ऑफ मास ऊपर से नीचे आया, स्थितिज ऊर्जा कम हुई तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो हम कहें कि चलो सर ये तो बहुत आसान सवाल है, आप ये निकाल लो कि सेंटर ऑफ मास कितनी नीचे आया। मान लीजिए सेंटर ऑफ मास H नीचे आया, तो पहले इसका द्रव्यमान मान लो M, पहले स्थितिज ऊर्जा कितनी थी, mgh, यहां पर स्थितिज ऊर्जा mgh, ठीक है। गतिज ऊर्जा जीरो, चल नहीं रहा था। बाद में स्थितिज ऊर्जा, सर द्रव्यमान नीचे चल के यहां आ गया, तो हम किसको देते हैं, स्थितिज ऊर्जा किसको देते हैं, हम कहेंगे स्थितिज ऊर्जा हम उसको देते हैं जो बिंदु ऊंचाई पर है। स्थितिज ऊर्जा हम किसको देते हैं, उसको देते हैं जो बिंदु ऊंचाई पर है। तो ऊंचाई पर कौन सा बिंदु था, ये, तो इसको स्थितिज ऊर्जा देनी है, इसको देनी नहीं है, ये नीचे है। इसके पास क्या आ गया, बेग आ गया प्लस हाफ mv²। हमने कहा ऐसे नहीं बरखुरदार, ऐसे नहीं,
ये एम एम सेम थोड़ी ना है, यहाँ द्रव्यमान अलग है, यहाँ द्रव्यमान अलग है भाई, द्रव्यमान अलग अलग हैं, द्रव्यमान कैसे हैं, अलग अलग हैं मित्रों, ठीक है। तो ऐसे नहीं कर सकते एम एम दोनों साइड ले लें, द्रव्यमान अलग अलग हैं। और स्थितिज ऊर्जा में भी ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान सेम नहीं है तो अपन mgh और यहाँ पर m सेम नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर ये नीचे भी गया है, m भी कम हुआ है, नीचे भी गया है बेटा, इसका m भी कम हुआ है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा अपन ने जीरो ले ली, है ना। स्थितिज ऊर्जा वैसे जीरो ले सकते हैं, वैसे ले सकते हैं, लेकिन यहाँ की तुलना में इसका अगर स्थितिज ऊर्जा हम mgh लिख रहे हैं तो बेटा ये गलत कर रहे हैं कि हाइट तो ठीक है, h नीचे आया, लेकिन ये द्रव्यमान भी तो कांस्टेंट नहीं है भैया, द्रव्यमान भी तो बदल रहा है। तो सुनो क्या करेंगे, अरे यार सुनो क्या करेंगे, सुनो गौर से दुनिया वालों। स्थितिज ऊर्जा अपन कहीं भी जीरो मान सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा को बेटा हम कहीं भी जीरो मान सकते हैं। तो इस केस में अच्छा ये रहेगा, इस केस में अच्छा ये रहेगा कि इस लेवल को आप जीरो स्थितिज ऊर्जा मानिए, इस लेवल को आप जीरो पोटेंशियल एनर्जी स्टेट मानिए। हम किसी दूसरे लेवल को भी मानने की कोशिश करेंगे, है ना, आपको गृह कार्य में दे देंगे, खेलने के लिए दे देंगे आपको खिलौना, हमने ललाते हैं कई ती हुई खिलौना। तो देखो पहले तो क्या है, ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, इनिशियल स्टेट ये फाइनल स्टेट, सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ मास की। तो हम लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं बेटा क्या, एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भाई साहब जीरो है, शुरुआत में ही ब्राह्म में है द्रव्यमान के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना, कहीं भी मान सकते हैं, माना यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब यहां का पोटेंशियल एनर्जी देखो, दो चीजें हैं ना, दो चीजें हैं, दोनों ही नीचे जा रही हैं, दोनों ही नीचे, कहीं पर भी आप पोटेंशियल एनर्जी मान लो। हमने ये रेफरेंस ले लिया, ये रेफरेंस ले लिया, क्योंकि यहां से हमें ये भी दिख रहा है, यहां से अपन को ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। सर नीचे मान लो, हमने कहा नीचे कहाँ मानने जाओगे, फिर नीचे से फिर आपको लंबाइयाँ लेनी पड़ेंगी। लंबाइयाँ एक्चुअली कहाँ से मापी जा रही हैं, हमने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों मानी, वो इसलिए मानी कि बेटा ये लंबाई ना यहाँ से नापी गई है, ये इतनी है, ये इतनी है, ये इतनी है, ये इतनी है। लंबाई हम कहाँ से नाप रहे हैं, लंबाई हम कहाँ से माप रहे हैं, ऊपर से, तो हम ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं। अगर लंबाइयाँ यहाँ से नीचे से दी होती ना भाई साहब, लंबाइयाँ यहाँ से दी होती कि ये इतने लंबाई पर है, ये इतनी ऊंचाई पर है, ये इतनी ऊंचाई पर है, ये इतनी ऊंचाई पर है, तो हम नीचे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानने के लिए हम स्वतंत्र हैं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानने के लिए हम स्वतंत्र हैं दोस्तों, ठीक है। ओके आओ भाई आओ, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर नीचे है, नीचे है, तो इसका द्रव्यमान हम कह देते हैं ये m/2 कह दो, इस द्रव्यमान को कुल द्रव्यमान का आधा कह दो, या हम कहें लंबाई कितनी है L/2, तो L/2 इंटू लैम्डा, इस भाग का द्रव्यमान, इस भाग का द्रव्यमान, ये वाला लंबाई कितनी है L/2, तो द्रव्यमान कितना हो गया L/2 इंटू लैम्डा। आपको एक इकाई लंबाई का द्रव्यमान दिया है, तो लैम्डा इंटू L/2 m, पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं, माइनस आएगा ये, क्यों सर, हमने यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मानी है जीरो, यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी है, तो ये वाला पॉइंट नीचे है, ठीक है, G और L/2 हो गया काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब फाइनल स्टेट में काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो हम काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो हमने इसका द्रव्यमान मान लिया कुछ, इसकी लंबाई मान ली कुछ x है, लंबाई मान ली इसकी कितनी है x, हमें ये लंबाई पता नहीं है, हमें निकालनी पड़ेगी, हमने मान ली कितनी है x। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, गति किसके पास होगी, तो हम कहेंगे गति इस भाग के पास होगी, ये पूरा भाग नीचे आ रहा है, ये पूरा भाग नीचे आ रहा है, ठीक है, तो इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो हम कहेंगे हाफ द्रव्यमान किसका x लंबाई का इंटू वेलोसिटी कितनी मान ली है v स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, तो हम कहेंगे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी माइनस करो,
क्योंकि यहां पर हमने जीरो मानी है, ये नीचे है, कितना नीचे है, सेंटर ऑफ मास को देख लो, पोटेंशियल एनर्जी के लिए सेंटर ऑफ मास को देख लो, तो हम कहेंगे द्रव्यमान कितने भाग का, x भाग का, ये द्रव्यमान इस भाग का, सेंटर ऑफ मास देख रहे हैं ना, ये सेंटर ऑफ मास, तो इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है, इतने भाग का, इतने भाग का द्रव्यमान कितना है, तो इस भाग का द्रव्यमान है बेटा, इसी भाग का द्रव्यमान लिखेंगे, इस भाग का द्रव्यमान है mx इंटू जी इंटू ए बाई प्लस एक्स बाई टू, नीचे कितना है बेटा, बाय प्लस एक्स बाय टू। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड? हाँ सर ये बात क्लियर है। तो हमने कहा बस अब खत्म, बात खत्म हो जाएगी। आप बस किस किस के मान निकाल लो, आंसर बाई के पदों में चाहिए, एक्स का मान निकाल के रख दीजिए, आंसर बाई के पदों में चाहिए, आप एक्स का मान निकाल के रख दीजिए। तो देखो कैसे निकालोगे, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कैलकुलेटिंग एक्स, कैलकुलेटिंग एक्स, एक्स का मान निकाल रहे हैं। तो एक्स का मान निकालने के लिए देखिए भाई, अपन क्या लिखते हैं, ए लंबाई कितनी है बाई, ठीक है, ए लंबाई कितनी है एक्स, ए लंबाई कितनी है एक्स, ठीक है, कैसे लिखें भाई, एक्स, ठीक है। अब एक्स बाई के पदों में ही हम इस साइड की लंबाई लिखें, इस साइड की लंबाई, ये अगर बाई है, ये अगर बाई है तो ये वाला भी बाई होगा, ये वाला भी क्या होगा, बाई होगा, और ये अगर एक्स है तो ये वाला भी एक्स होगा। तो हम देखें यहां से यहां तक की जो टोटल लंबाई है, यहां से यहां तक की जो टोटल लंबाई है वो कितनी हो गई, 2y + 2x, 2y + 2x इज इक्वल टू, अब हम इसको l के पदों में लिखते हैं, l के पदों में भी लिख सकते हैं क्या सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहां से यहां तक की लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई सर l है, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी l है, और ये वाली लंबाई कितनी है, बाई है। तो हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, l + बाय, l + बाय, तो बाई को उधर लेके गए तो माइनस का बाई हो गया, 2x इज इक्वल टू कितना आया, l - बाई, तो यहां से x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया l - बाई/2। मुझे ये तरीका सूझा, समझ आया, आपको हो सकता कोई दूसरा तरीका आ जाता, ठीक है, आपकी चॉइस है। x हमें मिल गया, अब हमें mx भी मिल जाएगा। चलो mx निकालो, क्या निकालो बेटा, mx। तो mx तो अब निकालना बड़ा आसान है, mx निकालना बड़ा आसान है क्योंकि हमें x मिल गया। तो mx का मान कितना हो गया, mx का मान हो गया लैम्डा इंटू एक्स, और इसका मान हमारे पास है तो लैम्डा इंटू l - बाय डिवाइडेड बाय 2, l - बाई डिवाइडेड बाय 2। बाई के पदों में ही आंसर चाहिए, बाई के पदों में ही आंसर चाहिए अपन को। हाँ सर आंसर हमें बाई के पदों में ही चाहिए। हमने कहा अब समस्या क्या है, तो आप कहेंगे अब कोई समस्या नहीं, अब कोई भी समस्या होना नहीं चाहिए। ये सेंटर ऑफ मास समझ गए बेटा, मैंने ये बाई + x/2 क्यों कर दिया, ये बाय + x/2 हमने इसलिए कर दिया क्योंकि ये वाली जो दूरी होगी वो x/2 होगी, ये वाली दूरी कितनी होगी, x/2। अब सॉल्व कर लोगे भैया कि नहीं कर पाओगे, सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, कर ही लेंगे, इसको इधर ले जाना। तो इक्वेशन अपने पास फाइनली क्या बचेगी, चलो अब बेटा देखो, अब सॉल्व आप कर लेना है ना, कैसे, यहां पर तो कोई अज्ञात है नहीं, mx अज्ञात था, हमने मान निकाल दिया, mx अज्ञात था, हमने मान निकाल दिया, हाँ मास्टर, हाँ मास्टर, यहां पर भी mx अज्ञात है, मान निकाल दिया, x अज्ञात था, x का भी मान निकाल दिया, मान रखो, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ठीक है। इधर की चीजें तो रेस्ट में ही है। चलिए 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 चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अला पेन कहाँ गिर गया। आगे बढ़ते हुए अगले सवाल पर, यदि निकाय को ब्रह्म अवस्था से, यदि निकाय को ब्रह्म अवस्था से विस्थापित होने के पश्चात छोड़ा जाता है तो द्रव्यमान b के 1 मीटर, तो द्रव्यमान b के 1 मीटर विस्थापित होने के पश्चात
दोनों द्रव्यमानों की चाल ज्ञात कीजिए, दोनों द्रव्यमानों की चाल कीजिए। यदि निकाय को विराम अवस्था से छोड़ा जाता है तो द्रव्यमान v के 1 मीटर विस्थापित होने के पश्चात दोनों द्रव्यमानों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए सवाल को देखते हैं। सिस्टम क्या है सर? सिस्टम ऐसा है कि यहां से एक रस्सी है, एक रस्सी यहां से आई, यहां से आई, यहां जा रही है, तो यहां पर तनाव कितना टी, यहां पर भी तनाव कितना टी, यहां पर भी तनाव कितना टी। ठीक है, ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए, यहां पर तनाव कितना टी, यहां पर भी तनाव कितना टी, यहाँ पर भी तनाव कितना टी, यहाँ पर भी तनाव कितना बेटा टी, घूम के गए, यहाँ पर भी तनाव टी, यहाँ पर भी तनाव टी, यहाँ पर भी तनाव कितना टी, यहाँ पर तनाव कितना हो गया बेटा टी 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 हो गया। ठीक है, यहाँ पर तनाव कितना ए 2t 2t। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमानों की चाल ज्ञात करनी है। तो अपन मान लेते हैं, मान लीजिए ऊपर जा रहा है, इसकी चाल कितनी है v1, और ये नीचे आ रहा है, इसकी चाल कितनी है v2 है। नीचे आ रहा है बेटा ये, इसकी चाल कितनी v2, इसकी चाल कितनी है v2 है, बरोबर। ओके, अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, इसकी चाल कितनी है बेटा v2 है। कुछ तो v1 v2 v1 v2, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पोटेंशियल एनर्जी उसके पास उतनी बचेगी। चलिए चलो चलो शुरू करते जल्दी से। सबसे पहले हम v1 v2 में समीकरण बनाते हैं। तो इधर से क्या लिख दिया अपन ने, 3t इंटू v1, 3t इंटू v1, यहाँ से देखा ऊपर 2t नीचे v2, तो माइनस का 2t इंटू v2 इज इक्वल टू 0। दो ही ब्लॉक हैं, t भाई साहब कॉमन आके कहाँ चला गया, 0 में चला गया, तो 3v1 इज इक्वल टू 2v2 हो गया बराबर 0। तो आप ऐसे लिख सकते हैं दैट 3v1 इज इक्वल टू 2v2, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3x1 इज इक्वल टू 2x2, 2x2। ठीक है, 3x1 इज इक्वल टू 2x2। और कोई पन वो तो नहीं छोड़ रहे हैं तनाव, तीन ही तनाव है, तीन ही रस्सी है। ठीक है, b 1 मीटर विस्थापित हो गया, तो 3x1 इज इक्वल टू कितना है 2, और x2 का मान, इसका विस्थापन x2 हमने कहा, इसका विस्थापन हमने कितना मान लिया x1, तो इसका मान कितना है बेटा 1 है, इसका मान कितना है 1 है। तो बेसिकली x1 का मान कितना आ गया, x1 का मान आ गया 2, x1 इज इक्वल टू 2/3, x1 कितना आया 2/3 आया। ठीक है मास्टर, x1 आया है 2/3, ये जाएगा 2/3 पर। अब देखो द्रव्यमान भी नीचे जा रहा है, ये नीचे जाएगा, ये नीचे गया, ठीक है, कितना x2, ये ऊपर चढ़ा इधर, ये ऊपर चढ़ा इधर, कितना x1, कितना ऊपर चढ़ा, ये इधर x1 ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया। अब अपन को क्या करना है, ऊर्जा संरक्षण का लगाना है। क्या लगाना है, ऊर्जा संरक्षण, क्योंकि द्रव्यमान नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, उसके कारण गति आ रही है, उसके कारण क्या आ रही है बेटा, गति आ रही है। तो देखो एनर्जी कंजर्वेशन की, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी हमें दो दो ब्लॉक की देखनी पड़ेगी। इनिशियली सब कुछ विराम में है, तो काइनेटिक एनर्जी 0, ये भी रेस्ट में था, ये भी रेस्ट में था। अब ये नीचे चला गया, ये कहाँ चला गया, नीचे। ठीक है, तो पहले इसकी एनर्जी थी, बाद में घट गई, और कितनी, इसका द्रव्यमान हमने कहा m2 इंटू जी, और ये कितना नीचे चला गया x2, ये नीचे चला गया x2। ठीक है ना। ये पहले कहाँ है सर, ये पहले नीचे था, बाद में ऊपर जाएगा, बाद में ऊपर जाएगा, तो हम कहेंगे इसको पोटेंशियल एनर्जी हम देंगे नहीं। बेटा ध्यान देना, पोटेंशियल एनर्जी हम उसको दे रहे हैं, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी उस सिचुएशन को दे रहे हैं जो ऊपर है। पहले इसको देखो, ये ऊपर था, नीचे आएगा, ऊपर था, कहाँ आएगा, नीचे। तो पोटेंशियल एनर्जी किसको दोगे सर, जो अवस्था ऊपर है। ऊपर कौन सी अवस्था है, प्रारंभिक, कितना ऊपर है, x2, पोटेंशियल एनर्जी mg x2। ये नीचे था, ऊपर जाएगा, है ना, अपन देख लें कितना ऊपर चला गया। ये प्रारंभ में मान लीजिए यहाँ था, बाद में यहाँ पहुंच गया, यहाँ था, यहाँ पहुंच गया, तो बेटा ये ऊपर गया कितना, इतना, इतना। इसको हमने कह दिया h। h का मान निकालना चाहे तो ये एंगल कितना है, 30 डिग्री।
ये एंगल कितना है बेटा 30 डिग्री। अगर हम h का मान निकालना चाहें तो ये x1, तो x1 ये cos 30, ये sin 30, h का वैल्यू आ जाएगा h इज इक्वल टू x1 sin 30, x1 sin 30। कोई बड़ी बात सर? कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाद में काइनेटिक एनर्जी, तो बाद में काइनेटिक एनर्जी, इसका वेग कितना है v1, दोस्तों साथियों इसका वेग कितना है v1, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर। दूसरे ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो हम लिखेंगे हाफ m2 इंटू v2 स्क्वायर। ध्यान से देखना, m2 v2 स्क्वायर। बाद में पोटेंशियल एनर्जी, इसको देना नहीं है क्योंकि ये नीचे आया, ये ऊपर गया, तो इसको पोटेंशियल एनर्जी बाद में दे देंगे, कितना m1gh। अब हमारे पास बेटा सबके मान है, ठीक है। x2 का मान सर है, x1 का मान, ये h का मान हमारे पास है sin 30, ये बेसिकली कितना है x1/2 आ गया, चलो मैं मान भी लिख देता हूं, देखो मान भी लिख देता हूं। m2 तो हेरा मान कितना है, m2 का मान है 8, g का मान कितना है 10, x2 का मान कितना है 2 नहीं 1, कितना है 1 है, इज इक्वल टू हाफ m1 का मान कितना है 10, v1 का मान हमारे पास नहीं है तो मत रहने दो, v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 का मान कितना है 8 इंटू v2 स्क्वायर प्लस m1 का मान कितना है 10 इंटू जी का मान 10 और इसका मान कितना है x1/2, x1 का मान कितना है इतना है, तो ये 1/3 रह गया। ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/3 है ना। x1 का मान कितना है इतना है, तो बेसिकली h का मान क्या हो गया 2/3/2, तो 1/3 आ गई। अब देखो इस समीकरण में ध्यान देना कौन कौन अज्ञात है, ये दो समीकरण बेटा हमारे पास है दिन दहाड़े। वी हैव टू समीकरण, वो भी दिन दहाड़े। सर तो अब क्या करें दो समीकरण का, अचार डालेंगे हम अचार नहीं डालना है। अज्ञात सर v1, यहां अज्ञात v2, यहां पर अज्ञात, यहां पर एक समीकरण और है, ये वाला समीकरण और है। अब हमारे पास दो अज्ञात हैं, दो समीकरण हैं, हमें v1 v2 के मान निकालना है। निकाल लोगे? इसको हम कह देते हैं चलो समीकरण नंबर ए, इसको कह देते हैं समीकरण नंबर बी। इनको सॉल्व करिएगा आप, जैसे ही आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको दोनों के मान मिल जाएंगे। किसके? v1 v2 के। वही चाहिए था, यस सर वही चाहिए। मान आएंगे यहाँ से, देख लेना, ये कमेंट में आपके पास लिखा हुआ है। क्लियर है बेटा ये बात? अरे हाँ ना बोलो भाई साहब, क्लियर है कि ना है? होगी। चलिए तो दोस्तों हम कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के तौर पर भी देंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन ना मैंने क्लास में कराया हुआ है, ये क्वेश्चन है ना, आप इसको जरूर ट्राई करें, ये मैंने क्लास में भी कराया है, शायद क्लास में, मंजिल में, क्लास में कराया है, मंजिल में कराया है, कई बार कराया है, ठीक है। ये असंरक्षी बल है, असंरक्षी बल। किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर करता है, है ना, करना। ऐसे सवाल पूछे गए हैं कई बार। और अगर ये ना कर पाओ, ना कर सको, अगर ना कर सको तो कमेंट में 2019 लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। वैसे ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ने की कोशिश की, एक बार पढ़ा, सॉल्व करने की कोशिश की, नहीं हुआ छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। एक बार सॉल्व करने की कोशिश की, नहीं हुआ छोड़ दिया कि सर से पूछ लेने, सर ने कहा था कमेंट में लिख देना 2019, ऐसा नहीं बेटा, कोशिश करना,
नहीं हो नोट्स वगैरह में, मैंने बोला ना पहले कराया हुआ है आपको सवाल, मंजिल सीरीज में अभी मिल जाएगा, अलग अलग जगह पर आपको मिल जाएगा, नहीं तो क्लास नोट्स में तो मिल ही जाएगा। ये सवाल हमने अर्जुना में भी कराया, प्रयास में भी कराया, सब जगह कराया। तो कोशिश करना, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर बेटा लिखना 2019 हम करवाएगा ही करवाएगा। लेकिन पहले आप ट्राई करना, ज़्यादा हो आप यूट्यूब का मदद ले लेना, गूगल का मदद ले लेना, है ना। कर अब इसमें PYQs वगैरह हैं, तो ये हमने आपको करवाए हुए हैं, ठीक है। तो ये हम आपको एज ए होमवर्क दे देते हैं, कुछ अलग सा हमको दिखेगा तो हम करवाएंगे। ये लेक्चर ना बेटा मैं थोड़ा एडवांस में रिकॉर्ड कर रहा था, ये सब मैंने करवाए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं। तो आप एक बार और कोशिश करना इनको करने की, ठीक है। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखना, एक चीज का जरूर विशेष तौर पर ख्याल रखना। सर किस चीज का? कि जो क्वेश्चंस मैं क्लास में करवा रहा हूं इनको एक बार आप खुद से जरूर करें, एक बार इनको खुद से आप जरूर करें। अच्छा मुझे एक सवाल और करवाना था, मैं बता ही देता हूँ। ये वाला थोड़ा सा आसान सवाल है। देखो हम कहते हैं ना कि जेई में सब सवाल कठिन हो, ऐसा जरूरी नहीं है, आसान सवाल है। ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है कि मैंने क्लास में कराया था कि एक व्रत का भाग है, एक क्या है बेटा ऐसा व्रत का भाग है, इस तरीके से नहीं, ऐसा नहीं, चलो इधर से बना देते हैं। यहाँ पर एक पुली लगी हुई है, यहाँ पर एक पुली लगी हुई है, यहाँ पर एक स्लाइडर है, यहाँ पर एक स्लाइडर है, हम पकड़ के इसको इधर से खींच रहे हैं, इधर बल लगाया है F, बल लगाया है F। तो ऊपर खींचने में वर्क डन बताओ। तो मैंने बोला था स्पेशल केस है, आप इस साइड से ना देखें, इस साइड से देखें कि जब आप इसको पूरा इधर तक खींच लेंगे, पूरा इधर तक खींच लेंगे तो ये कितना दूरी चढ़ के ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा R√2 दूरी। अब बल इस दिशा में, बल इस दिशा में, विस्थापन भी इसी दिशा में, जिस दिशा में बल है उसी दिशा में विस्थापन है। तो किया गया कार्य वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाता है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, ये वर्क डन आ जाता है, किया गया कार्य आ जाता है। एक सेकंड बाबूआ, तो ये सवाल भी बेटा बिल्कुल वैसा ही है, तब जो हमने क्लास में कराया था वो वृत्तीय भाग था। क्या था बेटा? वृत्तीय भाग, ठीक है। चलिए तो यहां से हमने इसको खींचना शुरू किया। कहा जाता है सवाल में, यदि एक दीर्घवृत्त रेल पी की ऊर्ध्वाधर तल में OP बराबर 3 मीटर तथा OQ बराबर 4 मीटर के साथ 1 किलोग्राम द्रव्यमान के ब्लॉक को PQ मार्ग द्वारा नियत बल 18 न्यूटन से खींचा जाता है, जो कि सदैव लाइन PQ के समांतर रहता है। ये जो बल है ना जिसको इसको खींचना है वो हमेशा इस दिशा में रहता है, हमेशा इसी दिशा में रहता है बल, बल हमेशा इसी दिशा में PQ की दिशा में, कभी भी हो। ये यहाँ पर है तो बल की दिशा ये, अभी भी है तो बल की दिशा PQ के समांतर। ये जब चलते चलते यहाँ पहुंच जाएगा तो भी जो बल की दिशा है वो PQ के समांतर ही है, बल की दिशा PQ के समांतर ही है। घर्षण है नहीं, Q पर पहुंचने पर हमें गतिज ऊर्जा प्राप्त करनी है, Q पर पहुंचने पर हमें गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो हम इक्वेशन बनाएंगे बेटा, इक्वेशन बनाएंगे सीधा सीधा एनर्जी कंजर्वेशन का, नहीं एनर्जी कंजर्वेशन नहीं, यहां बाहरी बल है। एनर्जी कंजर्वेशन कब कराते थे बेटा? एनर्जी कंजर्वेशन हम कब कराते थे? हम कहें महाथ्योरम याद करो, याद आ रही है? महाथ्योरम याद तो दिला ही दें, महाथ्योरम। ये एडवांस के सवालों में ही ज्यादा काम आती है, इजाद ही उसके लिए की है, मेंस के सवालों में उतने काम नहीं आती। महाथ्योरम की बात करें तो हम कहते थे वर्क डन बाय रिमेनिंग फोर्स, वर्क डन बाय remaining force is equal to change in kinetic energy plus change in potential energy, change in kinetic energy plus change in potential energy, ठीक है। तो रिमेनिंग फोर्स में क्या जाता था? कोई एक्सटर्नल फोर्स है वो, ठीक है, कोई फ्रिक्शन वगैरह है वो, कोई फ्रिक्शन फोर्स वगैरह है वो, कोई स्यूडो फोर्स है तो वो, संरक्षी बलों के अलावा सभी फोर्स, संरक्षी बलों के अलावा सभी फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
अब देखो अभी जब हम एनर्जी कंजर्वेशन करा रहे थे इतने भी केसेस में, तो वहां पर ना तो कोई स्यूडो फोर्स था, ना कोई फ्रिक्शन था, और एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं था। बट इस केस में एक्सटर्नल फोर्स हैगा। इस केस में भाई एक्सटर्नल फोर्स है, इसलिए हम एनर्जी कंजर्वेशन नहीं करवाएंगे, महा थ्योरम यूज करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन महा थ्योरम का ही एक भाग है। एनर्जी कंजर्वेशन महा थ्योरम का ही एक भाग है, लेकिन कब? जब हम कहें एक्स्ट्रा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो वर्क डन जीरो, इसका मतलब चेंज इन एनर्जी जीरो, इसका मतलब एनर्जी कांस्टेंट। लेकिन यहाँ एक्सटर्नल फोर्स है, तो हम कहेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कैसे लिखो? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इसमें कुछ है ही नहीं। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया? तो बल कितना है? एफ। बल कितना है? एफ। और कितना दूरी? पी क्यू। बल की दिशा में कितनी दूरी? पी क्यू। सर बल की दिशा में ही है क्या? हमने कहा यस, सवाल में स्पष्ट लिखा है कि बल हमेशा पी क्यू की दिशा में रहता है। ये यहां से चला यहां पर पहुंच गया, जो दूरी तय की है इसने इतनी की है, दूरी तय की है इतनी की है, और बल भी हमेशा इसी दिशा में है। बल भी हमेशा इसी दिशा में रहता है। बल और विस्थापन की दिशा बेटा सेम है। ठीक है, तो कार्य कितना हो गया? एफ इंटू पी क्यू। अगर ऐसा नहीं हो तो गड़बड़ हो जाए। पोटेंशियल एनर्जी तो फाइनली ये ऊपर गया है, तो एम जी कितना ऊपर गया है? 4 मीटर। वैल्यू ही लिख देता हूं, इनिशियल 0, क्योंकि इनिशियल पोजीशन नीचे है, ये पोजीशन इनिशियल नीचे है। हम फाइनल पोजीशन को एनर्जी देते हैं, ठीक है, ऐसा। प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। शुरुआत में यहां से तो ये चला था रेस्ट से, समझ रहे हो? इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आई कहां से आई? बल एफ ने कार्य किया, बल एफ ने कार्य किया, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी आई। ओके मास्टर। पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ी, मतलब उसको बहुत मेहनत करनी पड़ रही होगी कि काइनेटिक एनर्जी भी आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी भी आ रही है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही होगी। ठीक है, जैसे अपन कहते हैं ना, कुएं से पानी निकालते हैं, रस्सी ली, कुएं में डाल दी, और फिर डक 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 खींचते हैं। अब धीमे धीमे खींच रहे हो तो कम वर्क, डक 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 जल्दी जल्दी खींच रहे हो। काइनेटिक एनर्जी भी उसके पास है, आपके द्वारा किए गए कार्य का ही कुछ भाग काइनेटिक एनर्जी के रूप में बदल रहा है। पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ ही रही है क्योंकि ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो और भी ये सवाल हम कई बार करवा चुके हैं, आप देखना। पी वाई क्यू कंपेरेटिवली मतलब ऐसे डिफिकल्ट भी होते हैं लेकिन आसान भी होते हैं। फिर से कह रहा हूं, 20 से 25% सवाल आसान होते हैं, 50% सवाल मॉडरेट होते हैं, लगभग 25-30% सवाल डिफिकल्ट होते हैं। उनसे आपको बचना है, आप सेलेक्ट हो जाएंगे एडवांस में। आज के लिए इतना ही। मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों।